लोगे? ठीक है, थैंक यू। हाय हाँ, तो ये जो आप लोग का टेस्ट हुआ था उसी का क्वेश्चंस जो है इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का तुम लोग ये करना है। इसमें ये 41st जो है यही से स्टार्ट आता है इकोनॉमी। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड इन यूनियन बजट 2014-15? ये आप लोग का कितना क्या हुआ? 48.21 लाख करोड़। ये क्या है आपका? ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर है। नहीं ये जो है, अच्छा, और ये जो नंबर है ये ध्यान दीजिए, ये जो नंबर है ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा टोटल रिसिट का नंबर। $32.07 लाख करोड़ ये जो आपका है, ये आपके हाँ टोटल रिसिट जो है ये आपका है, ठीक है। और 25.83 लाख करोड़ जो है ये आपका जो है ये टैक्स रिसिट है, नेट टैक्स रिसिट जो है, इसको चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स एस्टिमेटेड कितना है? 32.07 लाख करोड़ एंड 48.21 लाख करोड़। तो ये आपका है टोटल रिसीट और ये टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका? नेट टैक्स रिसीट्स, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड इन द यूनियन बजट इन 2024-25? तो आंसर हो गया आपका 48.21 लाख करोड़। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। अब 45 जो क्वेश्चन आप लोग का अगला, हाउ मेनी नेशनल हाईवे हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स has been approved recently by the union government of cost 50,655 करोड़। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। टोटल ऐसे 8 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। टोटल ऐसे 8 प्रोजेक्ट्स हैं। इसके विषय में चाहे तो थोड़ा सा आप लोग लिख सकते हैं। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स approved 8 important national high speed, 8 important national, हाँ, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हाँ approved 8 important national high speed corridor projects spanning 936 kilometer
cost of rupees this much. Cost of rupees 50,655 crores. ठीक है. The implementation of project, कौन सा प्रोजेक्ट? ये जो 8 प्रोजेक्ट है. हाँ, the implementation of these 8 projects will expected to generate direct and indirect employment of about 4.42 crores human days. ठीक है. The national highways, the length of national highways in a country has increased by 1.6 times. मतलब कि जो नेशनल हाईवे जो है आपका वो कितना है? 1.6 टाइम्स से वो इंक्रीज कर रहा है प्रीवियसली जो ये था. ठीक है. अब ये जो क्या कह रहा है कि नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स जो हैं ये अप्रूव किए गए हैं किसके द्वारा? कैबिनेट जो है किसका? कैबिनेट ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. और उसका चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, है ना, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. अब इन लोगों ने ये क्या अप्रूव किया है कि एक कॉस्ट 50,655 करोड़ का, और ये कब हुआ है? इसी 2 अगस्त को 2000, और इसमें 8 प्रोजेक्ट्स को ये रखा गया है जिसमें 936 किलोमीटर और 4.42 करोड़ ह्यूमन पर डे जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो क्या आ जाएंगे? एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 50. What was the India's external debt to GDP ratio by March 2024? सबसे पहले क्वेश्चन है कि डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? डेट टू जीडीपी रेशियो. ठीक है. अब पहले इस चीज को समझिए कि डिनोमिनेटर में क्या है आपका? जीडीपी. तो पर यूनिट अगर मान लीजिए आपके जीडीपी में कोई चेंजेज हो रहा है, मतलब ये डेल्टा क्या हो रहा है? ये चेंज हो रहा है. तो अब इसमें है कि आपका डेट कितना ज्यादा है उस पर क्या प्रभाव है, या फिर आप ऐसे कहिए कि आपके ऊपर कर्ज ज्यादा. जीडीपी क्या होता है? अगर इसको एक सामान्य अगर हम संस्था या फिर व्यक्ति के नाते देखें तो आपकी पिछले एक वित्तीय वर्ष में जो है कितनी आपकी आय हुई है. ठीक है. और डेट का मतलब क्या हो गया कि आपके ऊपर कर्ज कितना है. तो यहां जो हम कह रहे हैं कि डेट अपॉन जीडीपी रेशियो जो है वो अभी एट प्रेजेंट जो है वो कितना है. ठीक है. तो अगर ये रेशियो बढ़ रहा है इसका क्या मतलब हुआ? अगर डेट टू जीडीपी रेशियो अगर मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है इसका क्या मतलब हुआ? या कोई भी जब आप रेशियो बढ़ता है तो जो न्यूमरेटर में नंबर है वो बढ़ रहा है. जैसे कि आप ऐसे कहिए कि 2/3, 1/3, 4/3, 5/3, इनमें बड़ा नंबर कौन है? टेकिंग 3 इज कांस्टेंट. कौन सा बड़ा नंबर है? 5/3.
क्योंकि अगर ये नंबर अगर नीचे वाला आपका कांस्टेंट रहा तो ऐसे केस में न्यूमरेटर की वैल्यू जितनी होती जाएगी वो क्या हो जाएगा, वो आपका बढ़ता जाएगा। तो जीडीपी किसी गिवन ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए जीडीपी तो आपका नहीं बढ़ना घटना है। जीडीपी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद इन योर टेरिटरी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो किसी गिवन फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका जीडीपी जो, हाँ ये जरूर फर्क पड़ेगा कि आप कितना कर्ज ले रहे हैं और कितना कर्ज कम कर रहे हैं। तो डेट टू जीडीपी रेशियो के बढ़ने का मतलब ये हुआ, जैसे आप न्यूमरेटर जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, मतलब कि आपकी अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या है, कर्ज ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा डेट क्या करना है, चुकाना है। आई बात समझ में। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब जाहिर सी बात है कि जब आपने डेट ले रखा है तो उस डेट के ऊपर आप क्या दे रहे होंगे, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे होंगे। इंटरेस्ट पेमेंट जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें स्थिति में क्या है कि एक ऐसा सिचुएशन है कि जब आप इंटरेस्ट पे भी नहीं कर पा रहे हैं, तो देन यू विल बी over the period of time you will be in a situation which is called debt trap। इस चीज को भी समझिए, गॉड टर्म आएगा यहाँ पे, डेट ट्रैप। डेट ट्रैप किसको कहते हैं, तो आप जैसे मान लीजिए कि आपने उधार लिया, कर्ज लिया, तो आपको चुकाना है, उस पर क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। और इंटरेस्ट पे करने के लिए भी आपको अगर डेट लेना पड़ेगा तो आप किसमें, ट्रैप मतलब क्या होता है, जाल में, है ना। तो आप कर्ज के क्या हो गए, जंजाल में फंस गए। तो एक व्यक्ति के भी केस में ये हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के भी केस में हो सकता है, और कंट्री बाई लार्ज एक इकोनॉमी के भी केस में हो सकता है। जैसे श्रीलंका का आप रिसेंटली एग्जांपल देखिए, उसमें ये डेट ट्रैप में ये लोग फंसते जाते हैं। अब ये कब होगा, जब आपकी फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगी। फिस्कल डेफिसिट अभी क्या उसका डेफिनेशन होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर आपका जो है वो क्या है, आपके टोटल रिसीट से ज्यादा है, जिसमें क्या है, नॉन डेट क्रिएटिंग जो एसेट्स है या फिर उसमें बोरोइंग्स जो लोन्स है उसको हटा के। तो आपके एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं, आपके रिसीट जो है इधर टैक्स रिसीट्स या अदर नॉन रिसीट्स जो आपके हो गए नॉन टैक्स रिसीट, वो क्या है, वो कम होते जा रहे हैं। और आपको पे करना है, क्या पे करना है, इंटरेस्ट पेमेंट करना है। और इंटरेस्ट पेमेंट की भी स्थिति में आप नहीं है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो डेट टू जीडीपी रेशियो का बढ़ना जो है ये बहुत अच्छा आपकी इकोनॉमी के लिए नहीं है। जहां तक सो फार एज इंडिया इज कंसर्न, तो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, एक रेंज में बताइए। मात्र 15%, मतलब तो कुछ नहीं हुआ। 15% का मतलब हुआ कि 100 रुपया, उसमें 15 रुपया हम कर्ज लिए, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। 18 रुपया, 22 रुपया, मतलब इसके रैशनल क्या है, कोई 18 बोल रहा है, कोई 22 बोल रहा है, कोई 15, मतलब कुछ लॉजिक तो होगा, या ऐसे ही एक नंबर बस सेलेक्ट करना। मतलब 25%, ये भी कुछ नहीं हुआ। 100 रुपया अगर आपके पास है, आप 25 रुपया कर्ज लिए हुए हैं, नथिंग, इट्स लाइक अ पीनट्स। सोचिए थोड़ा सा। आप लोगों को ये नंबर एक बार पूछे भी थे, बताए भी थे, हैं? कितना, 23, तो वही 25 मतलब 100 रुपया में 25 रुपया कर्ज लिए हुए हैं, 20 रुपया, 25, 81 82 के करीब, 89 के करीब था हम लोग का डेट टू जीडीपी रेशियो। डेट टू जीडीपी रेशियो टाइप करो उस पर, देखो तो उस पर मोबाइल। और आप लोग ये इसका लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए कंट्री वाइज। कंट्री वाइज जो है ना, कम से कम टॉप 5 जो है ना, 89.45 जो ये डेट टू जीडीपी रेशियो जो है, ये इसके विषय में ये बताया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यूएस का कितना है, कितना, 122 है। 122 किसका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब कि अगर 100 रुपया वो कमा रहा है तो 122 रुपया उसके ऊपर कर्ज जी, जी जी जी।
मतलब एंटायर इकोनॉमी का उनका जो फंक्शन है वो क्रेडिट पे ही वो लोग जीते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले लोग हैं। और ये डेट आपको एक थोड़ा सा उसमें एक और रियलिटी है कि दैट दिस डेट इज नॉट गोइंग टू पे एनीवे, वो चुकाने वाला ये पैसा नहीं है। ये जो इतना जो आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ, मतलब वो युद्ध, या फिर आगे पढ़िएगा आप लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो बहुत कुछ क्लियर होगा। ये जो लड़ाई होना पूरा दुनिया में, ये पॉलिटिकल जो है क्राइसिस हो जाना, ये सिचुएशन, ये सब के पीछे यही है। हाँ, जो स्ट्रॉन्गेस्ट खुल के थोड़ी कहा जा सकता है, उसमें है कि ये डेट आपको चुकाना नहीं है, डेट के लिए क्या है, तो अपना प्रोडक्ट जो है, तो उनका सबसे ज्यादा प्रोडक्ट क्या बिकता है, हाँ, तो उसके लिए मार्केट बनाना पड़ेगा। तब सब लोग शांति पूर्वक रहेंगे तो कैसे होगा, कुछ ना कुछ। ठीक है, खैर छोड़िए। तो ये जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो बाई मार्च है वो कितना है, 18.7। इसके विषय में भी थोड़ा सा आप लोग चाहें तो लिख लीजिए। ये अक्सर एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, डेट टू जीडीपी रेशियो, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इकोनॉमी को ये पहचानने के लिए, कहीं की भी इकोनॉमी पहचाननी हो, सीधे आप डेट टू जीडीपी रेशियो। चाइना का भी लिखिए, द एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो, हाँ तो 18.7 ही, तो वही तो बताया गया, ठीक तो है। तो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो, अभी आप जो क्या पढ़ रहे थे, जीडीपी रेशियो कहते हैं 18 पॉइंट समथिंग है, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, समवेयर अराउंड वही तो, हाँ वही चीज तो है 18 पॉइंट। द एक्सटर्नल डेट टू जीडी, जैसे कि मान लीजिए कितना अर्बनाइजेशन है, तो अर्बनाइजेशन का डेटा हुआ तो बाकी जो बचा वो क्या हो गया, उतना ग्रामीणीकरण हो गया आपके यहाँ, रूरल, वही चीज एक्सटर्नल डेट टू, लिखिए द एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइंड फ्रॉम, थोड़ा हम लोग कम किए हैं, 19%, 19% at the end of March 2023 to 18.7%, 18.7%। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट का मतलब कि जो कि 12 महीना से ज्यादा हो, 1 ईयर से ज्यादा हो, हाँ, इंक्रीज्ड बाई 45.6 यूएस डॉलर, 45.6 यूएस डॉलर बिलियन, बिलियन टर्म्स में है, बिलियन, ठीक है, टू रिच यूएस डॉलर 541 बिलियन, 541.2 कह लीजिए, 2 बिलियन इन मार्च 2024। क्या मतलब हुआ कि जो आपका लॉन्ग टर्म का जो आपका डेट है कितना है, 541.2 बिलियन डॉलर है आपका, ये कर्ज है लॉन्ग टर्म, जो 12 महीना से ज्यादा। आप लोगों को बताए भी थे कि जो 91 में जो बीओपी क्राइसिस आया था आपका, उस समय जो हम लोगों ने आईएमएफ से लोन लिया था वो हार्डली 2020 तक हम लोगों ने चुकाया, तकरीबन 30 साल से। तो ये जो कर्ज होते हैं ना, ये इतना आसान नहीं होता है जितना दिखाई देता है। कर्ज ले लिए, देयर इज नो फ्री लंच, नो बडी इज गोइंग टू गिव यू, वो सब दिखाई देता है कि ट्रीटी अच्छा है, ये आपका अच्छा दोस्त है, वो इंटरनेशनल रिलेशन में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट एनिमी होता है। और यूएस वाले तो कहते ही है कि अमेरिका इकोनॉमिक पॉलिसी इज इट्स फॉरेन पॉलिसी।
मतलब कि हमारी जो आर्थिक नीति है वही हमारी विदेश नीति है। मतलब कि जहां प्रॉफिट हो, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आप लोग नेचर पढ़े ही हुए कि व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाई टू प्रोड्यूस, और मोर और लेस बहुत इस सेक्शन में या सेगमेंट में आप देखिएगा कि हम लोग भी उसी कगार पर। तो हम लोग का जो मिक्स्ड इकोनॉमी है एक एस्पेक्ट जो है, इसलिए हमेशा एक गल्फ क्रिएट होगा। एक इंडिया हमेशा वो बात करेगा कि दैट वेलफेयर, सोशलिज्म, वो पब्लिक पॉलिसीज इस पे, और एक इंडिया जो हमेशा वो ये कहेगा कि ग्लोबल जो है हमको जो है वो बनना है, हाँ, कि हमको बस प्रॉफिट प्रॉफिट। तो ये दोनों जो है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोगों ने रखा क्योंकि हमारी सोसाइटी वैसी नहीं है, या और भी बहुत सारा यहाँ डाइवर्सिटी है, कुछ खास सेक्शन में ही रिसोर्सेज जो है वो निहित है, इसलिए ये सब जो है फर्क पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट 51, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान विल कवर हाउ मेनी विलेजेस? क्या आंसर है इसका 51 का, बताइए तो। कितना है? 63,000। ये सीधे मेरे ख्याल से बजट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान विल कवर हाउ मेनी विलेजेस? 63,000, 63,000 जो है ये विलेजेस जो है कवर किए जा रहे हैं। लिखिए तो इनके विषय में थोड़ा सा। द प्रधानमंत्री ट्राइबल उन्नत ग्राम अभियान इनिशिएटिव aims to provide universal coverage of tribal households in tribal majority villages and aspirational districts. Aspirational districts. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या होता है बताए थे आप लोग को, नीति आयोग के कुछ जो है उसमें, हाँ, जो उसमें क्या है कि वो अपने को क्या कर रहे हैं और ज्यादा उसमें डेवलपमेंट वर्क या फिर अदर्स जो है, जैसे विशेष तौर पे जैसे ये स्वच्छ भारत अभियान वाला, या है ना, कवरिंग 63,000 villages and benefits around 5 crores tribal population. ठीक है, 63,000 गांवों को ये कवर कर रहा है क्या, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, है ना। और इसमें टोटल जो पॉपुलेशन है वो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5 करोड़ के करीब जो है लोग इससे क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। 52 पे रिएक्ट कीजिए। What was the production of food grains in India in the year 2022-23? 329.7 million tons. ये जो है, this is the right choice. What was the production of food grains in India in the year 2022-23? लिखिए तो इसके विषय में थोड़ा सा। India achieved an all-time high
इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ये क्या है, ये जो है ऑल टाइम हाई इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन in the year 2022-23. सर बोला जो आप लिखा है 32.07 टोटल रिसीट लिखा है, 48.11 आपका टोटल एक्सपेंडिचर है। अब सर टोटल रेवेन्यू नहीं था, टोटल रेवेन्यू नहीं, नेट टैक्स रिसीट था वो, नेट टैक्स रिसीट था। तो चूंकि गवर्नमेंट का जो आपका जो रिसीट होता है, जो रेवेन्यू होता है, टैक्स रेवेन्यू भी है और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी। हाँ हाँ, उसका टोटल कितना होगा रेवेन्यू किसका? उसी बजट 2024-25 का। तो जैसे उसमें एक्सपेंडिचर और एस्टिमेट्स जो हैं उसके बारे में ये बताया जा रहा है। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? 48.48 लाख के करीब। 32.7 मेरा हाँ, रेवेन्यू जो होगा वो ज्यादा होगा ना सर, तो रेवेन्यू नहीं ज्यादा कैसे होगा, तभी तो आप डेफिसिट में है ना। अगर रेवेन्यू ज्यादा होता तब तो आप फिस्कल सरप्लस दिखाते। बजट हम बनाएंगे, बजट में ही पहले हम कैसे दिखा देंगे? किसमें? लॉस। ये एस्टिमेटेड हम अगले ईयर के लिए बता रहे हैं एक्सपेंडिचर। 24-25 का ही हम दिखाएंगे तो हम पहले डेफिसिट दिखा देंगे अपने। जैसे कि आप इस चीज को समझिए, जब भी गवर्नमेंट बजट जब ये बनेगा तो उसमें पहले हम एक्सपेंडिचर को दिखाएंगे और हम ये एग्ज्यूम करते हैं कि हमारा डेफिसिट इतना होगा, ये भी एज्यूम करते हैं। तभी तो अगले ईयर जब बनेगा जब ये, तो उसमें क्या आता था कि ये बजटरी एस्टिमेट था फिस्कल डेफिसिट का, इतना हम लोगों ने एस्टिमेट किया था डेफिसिट। डेफिसिट इसलिए दिखाना होता है उसमें कि जैसे एक्सपेंडिचर, हम उसमें क्या होता है कि पहले हम खर्च करते हैं और फिर बताते हैं कि उस खर्च को हम कैसे इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या टैक्स जो है ये बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो उससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप इसकी भरपाई कैसे कर रहे हैं, तो वो ये कहता है कि हम लोन लेके या फिर अदर जो हमारे ऊपर मेरी लाइबिलिटी ज्यादा है, मेरे एसेट्स जो है वो कम है। गवर्नमेंट के केस में क्या है कि वो ये बता रहा है कि अगले एक साल के लिए अपना एक्सपेंडिचर वो बढ़ाते जा रहा है ना। और इस एक्सपेंडिचर के लिए हम जो है रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, तो वो ये बता रहा है कि टैक्स रेवेन्यू हमारा जो है या टैक्स जो है वो बढ़ा रहा है। फिर वो कह रहा है कि क्या इतना सफिशिएंट है, तो नहीं, हम कुछ और जो है प्रोजेक्ट्स, जैसे ये आपको हाईवे प्रोजेक्ट्स हुआ या इस तरह का, जिससे और हमको फ्यूचर में क्या है कि हमको नॉन टैक्स रेवेन्यू या कुछ अदर्स जो है हमारे रिसीट्स, या फिर कई लोगों को हम जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिया के बार हमने लोन दिया है तो इंटरेस्ट पेमेंट के तौर पे हमको ये दिखाई दे। ये पूरा हाँ, बताया नहीं है। नहीं, हाँ, ये इसीलिए तो एस्टिमेटेड वर्ड यूज किया गया है कि हम इसका एक मूल्यांकन कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? यहाँ क्या है कि आप अपने जेब के हिसाब से बनाते हैं बजट। गवर्नमेंट में क्या, तभी तो आप देखिएगा कि आए दिन जो है ये, हालांकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द ये बॉक्स बात हो रही है, लेकिन फिर भी नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट जब भी आप देखिएगा कितने का प्रोजेक्ट है, तो 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ का है, और ज्यादा कितना, मतलब जितना ज्यादा प्रोजेक्ट्स आएगा उतना ही इन लोग के चेहरे पे क्या होता है, इनकी लालिमा बढ़ जाती है। मतलब कि देयर इज ए स्कोप ऑफ, समझ रहे हैं? हाँ, जैसे अभी फ्लड का आप देख रहे होंगे बिहार में, जबरदस्त जो है बाढ़ आया, तो अब इसके लिए क्या है कि फंड्स हमको चाहिए, फंड्स चाहिए। अब वो कितना लास्ट मैन को मिला वो एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन इतना ज्यादा जब प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड जब आएगा तो उसमें लीकेज, रेवेन्यू लीकेज क्या होगा, उसका स्कोप भी बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो बजट में मिला है, लेकिन जो मतलब उसकी विभीषिका है बाढ़ की, वो भी आप देख लीजिए। हम तो 2-3 देख रहे थे उसका, ये मतलब वही ऑनलाइन फोन में जबरदस्त बाढ़ आया है इसमें। हाँ, 5 लाख क्यूसेक जो है वो उतना पानी जो है वो छोड़, और 7 के करीब एस्टिमेट बताया जा रहा है। और 2.5-3 के बाद से ही जो है समस्या स्टार्ट होती है।
तो मतलब कि जितना पानी आना चाहिए उसका जो है 3 गुना ज्यादा जो है फ्लड आया। कई लोगों का घर ये सब जो है ये, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट आता है। तो वही एस्टिमेट लोग करता है कि भाई इस बाढ़ से बचने के लिए रिलीफ फंड में कितना पैसा चाहिए, तो इतना चाहिए। तो गवर्नमेंट जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी उसके लिए क्या हुआ, स्कोप क्रिएट करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी मीट आउट करने के। इसीलिए कभी प्रॉफिटेबल एस्पेक्ट पे वो नहीं देखते हैं व्यवसाय की तरह। हाँ। और ये एक चला आ रहा है कन्वेंशन की गवर्नमेंट जो पीएसयूज हैं या फिर अदर जो उनके एक्सपेंडिचर हैं उनमें डेफिसिट होना ही चाहिए। इसको लोगों ने क्या बना दिया, एक थ्योरी बना दिया। इट्स नॉट नेसेसरली, कहीं भी किसी भी तरह का घाटा घाटा होता है, लेकिन इसलिए वो बनाया गया कि फिजिकल डेफिसिट जैसा है। तो फिजिकल डेफिसिट को आप करने के लिए अब एक है कि जैसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट कि डेवलपिंग नेशन में अगर 3.2 इतना अगर आपका अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है तो इतना एक्सेप्टेड है। अभी रिसेंटली आप लोग देखे थे कि करंट अकाउंट आपका क्या था, वो सरप्लस में चला गया। मतलब 0.6% ऑफ जीडीपी जो है, जो हम लोग का टोटल जीडीपी है उसका 0.6% हम लोग का करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। अब या तो आप इंपोर्ट कम कर दिए या आप एक्सपोर्ट आपका बढ़ गया। तो अब सरप्लस है तो ऐसा थोड़ी कि आप कहिएगा कि भाई हमको फिर से नुकसान में जाना है, लेकिन वो एक बना चला आया कन्वेंशन की नहीं एक्सपेंडिचर जो है उसमें पहले, इसीलिए इसकी बजटिंग में हमेशा ये। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई है आपका। नेक्स्ट 53, who has been awarded the grand collar of the order of timer? द्रौपदी मुर्मू, बिल्कुल सही। ये सब तो जीके बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके। हाँ ये तो कर ही लिए होंगे आप लोग। और अगला जो क्वेश्चन है आपका 62 पे नहीं है क्वेश्चन 62, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च गॉट एलोकेशन ऑफ हाउ मच इन द फिस्कल ईयर 2024 एंड 25। नहीं, इसको आप इसका तरीका है ना, उसको बनाते रहिएगा तो वो प्रैक्टिस। सिक्सटी टू, क्या है इसका आंसर? 6323 करोड़ है ना, लिखिए इसके विषय में। The Department of Scientific and Industrial Research got allocation of got allocation of 6,323 crores, this much. Crores, which is 10% more than the last financial year budget. ठीक है, 10% जो है एक ज्यादा। ए बजट ऑफ 427 करोड़, 427 करोड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये जो हम बता रहे हैं। हाँ, हैज बीन एलोकेटेड फॉर नेशनल क्वांटम मिशन।
नेशनल क्वांटम मिशन आप लोग को हम बताए हुए हैं, इस पे और ज्यादा आप लोग को गहराई से पढ़ना है। आई एम प्रेटी श्योर कि ये क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में आएगा, ये हम 2-3 बार कह चुके हैं। हाँ, इधर इन टर्म्स ऑफ आपका ये प्रीलिम्स और मेंस और किसी न किसी रूप में ये नेशनल क्वांटम मिशन जो है, ये एक बहुत बड़ा जो है इंडिया का एक प्रोजेक्ट जो है ये, ठीक है। चलिए 63 बताइए, व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, ये तो आप लोग किए भी होंगे। 6.5 से सर 5 से 6.5 से 7। हाँ, बी ऑप्शन जो है वो सही है। लिखिए द इकोनॉमिक सर्वे, क्या हो गया, कुछ मिसप्रिंट है उसमें। अच्छा, हाँ, द इकोनॉमिक सर्वे estimates real GDP growth rate at 6.5% to 7% in fiscal year 24-25. ठीक है, it is true that market expectations are quite high. India's real GDP growth rate (8.2%) in fiscal year 23-24, with growth rate being more than 8% in 3 out of 4 quarters of 24. ठीक है, चलिए 65 अगला क्वेश्चन। Where was the 32nd Triennial International Conference of Agriculture Economists organized? बताइएगा। 65 का, हाँ बी, दिल्ली, ये सही है। लिखिए इसके बारे में, पीएम मोदी inaugurated यही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट 24 at the National Agricultural Science Center, campus in New Delhi on August 3. Theme transition towards sustainable agricultural food systems. This is the first time
ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 65 years that ICAE was held in India August 2 से August 7, 2024. The first edition of the ICAE was held in August 1929. In August 1929 in England. इस संदर्भ में भी काफी ये इंपॉर्टेंट जो है आपका ये हो जाता है। चलिए 71, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स इन ईयर 2000। अब यहीं से एक और इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे चाहें तो डिड्यूस कर सकते हैं। ये लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स किसका है? हाँ, ये डिड्यूस जो है आप यहाँ से ये पूछा जा सकता है। लॉजिस्टिक्स किसको कहते हैं? सारा फील्ड में डेवलपमेंट नहीं, लॉजिस्टिक्स वर्ड किसको कहते हैं, मतलब क्या मतलब होता है लॉजिस्टिक्स? लॉजिस्टिक्स का सिंपल मतलब होता है राइट थिंग एट राइट प्लेस, सही चीज को सही जगह पे रख देना, यही लॉजिस्टिक्स। अब इसके लिए आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका सप्लाई चेन जो है ना, जैसे कि जो आपका आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन इसको कहते हैं ना कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो अब ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें वेयर हाउसिंग भी है। जैसे आप ऐसे समझिए कि कोई गुड्स है ना, जैसे आप लोग ऐसे समझिए ये जो बी मार्ट होता है, बिग बाजार होता है, अब इसका एक वेयर हाउस शहर के बाहर कहीं जो है ये बना हुआ, और वी मार्ट कहाँ होता है, या विशाल मेगा मार्ट, या जो भी वो हार्ट ऑफ द सिटी में, या आपका P&M मॉल है। अब आपको जितनी ग्रोसरी की जरूरत होती है, तो अब ये आपके डिमांड और सप्लाई पे, जैसे अभी मान लीजिए कि ये फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, तो लोगों का डिमांड क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो जब डिमांड बढ़ेगा तो यहाँ पे इनको क्या होना, वो एक रिपोर्ट बनाएंगे कि साहब इतना ज्यादा जो है ये कंजम्पशन होगा, तो आप जो हमारी आपूर्ति मतलब जो सप्लाई जो है वो कीजिए। अब इसलिए जो प्रोडक्शन जो आपका यूनिट है उस पर क्या होगा, वो ज्यादा एक दबाव होगा, वहां से वो सप्लाई करके वो ये कहेंगे कि पटना में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो पटना के ये जो हमारे आउटलेट्स हैं यहाँ पे इनको सप्लाई करना है। ठीक है, अब ये सप्लाई करने के लिए इनको क्या करना होगा कि पहले से एक एग्रीगेट प्लानिंग करनी होगी। इसी पूरे प्लानिंग, इस पूरे प्रोसेस को जो क्या कहा जाएगा, यही आपका टोटल लॉजिस्टिक्स हो जाता है कि सही सामान, जैसे कि मान लीजिए अभी किस लिए, जैसे फलों का बहुत ज्यादा अभी डिमांड बढ़ जाएगा, है ना, तो फ्रूट्स का, अब फ्रूट्स को कैसे वहां पे, जैसे आप मॉल में देखे होंगे कि जो उसमें प्रिजर्वेटिव्स है वहां रखना है, फिर उसके लिए कोल्ड चेन की गाड़ी, कितनी गाड़ी चाहिए, ये सब जो रिक्वायरमेंट है ना, ये सब पूरा योजना ये बनाना जो है, यही लॉजिस्टिक्स। इसका जो जन्म हुआ था वो डिफेंस से हुआ था। डिफेंस मतलब, हाँ वही डिफेंस, कि जैसे लड़ाई चल रही है, अब कितना इम्यूनेशन उनको चाहिए, कितना उनको वेपन चाहिए, कितना उनको खाने पीने किसका सामान चाहिए, तो ये जो प्रोवाइड करना जो है इन लोगों का बहुत ज्यादा। और जब पहले लड़ाइयाँ होती थी तो सबसे पहले वो क्या करते थे कि इनका लॉजिस्टिक्स और ये जो नेटवर्क को तोड़ दीजिए, तो मैक्सिमम आप कितना लड़िएगा जब तक आपके पास हथियार है। लेकिन वहां जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है, जो आदमी वहां पे आर्म्स को सप्लाई कर रहा है, जो अदर्स आपको खाने पीने की वस्तुओं को वहां पे वो प्रोवाइड कर रहा है, अगर उस नेटवर्क को अगर आप ये तोड़ देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, काफी जो एक जंग जो है। हाँ, तो पहले ये सही लोग, तो लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट जो है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर है तो क्या है कि आपको जस्ट, तो अब आपको जितना डिमांड है तो पहले से वेयर हाउस में रखना होगा। जैसे मान लीजिए कि कल अगर सुबह पूजा है तो हमको मान लीजिए पूजा के लिए क्या 5 kg आपको पहले से
फल चाहिए, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, पहले से प्रिजर्व करके रखे हुए हैं 5 kg की हमको इतना जो है फल चाहिए। अब समझिए कि आपके पास उतना स्पेस है, आपने वेयर हाउस में 5 kg, आप बोलिए अरे 5 kg छोड़ो ना, आपको 50 kg भी चाहिए तो हम दे देंगे, मतलब इतना आपके पास स्टोर है। बहुत सारी कंट्रीज के पास ये सुविधा भी नहीं है, जैसे कंट्री लाइक जापान, छोटी कंट्री है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक अलग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं जिसको बोलते हैं जिट, जस्ट इन टाइम। मतलब वहां स्टोरेज नहीं है, आपको जितना जैसे जरूरत है आपने डिमांड रखा और वो लोग फास्ट जो है वो सप्लाई है, उसको जिट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जस्ट इन टाइम। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या इस पे उन लोगों का बहुत ज्यादा ये फोकस होता है। तो व्हाट इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आपका डिमांड कितना है, तो ये आपको डिमांड फोरकास्टिंग जो है ये सीखना होता है, इसमें इसका ये रोल काफी है। ये क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड्स बैंक्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स इन द ईयर 2023, क्या आंसर है इसका? 38। ये जो है 38। चलिए नेक्स्ट 72, ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। What was unemployment rate in fiscal year 22-23 in India? 4.7. Confirm. 3.2 जो ए ऑप्शन था। ये जो है ए ऑप्शन 3.2 अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब इसी से आप खुद स्टडी कर सकते हैं कि ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, तो इन्फ्लेशन रेट आपका इतना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है, ग्रोथ रेट जीडीपी का इतना है, तो आप इससे अपना एक अलग इंडेक्स जो है आप चाहें तो ये बना के आप अपने ही नाम पे इंडेक्स दे दीजिए और एक स्टडी कीजिए कि कितने स्टेट्स जो हैं उसके अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उससे कम है, कितने स्टेट उनका जो जीएसडीपी है वो इतना ज्यादा है, सब स्टेट्स का डेटा आपको अवेलेबल है, आप खुद स्टडी कर सकते हैं। समझ में रही है बात? और अपना एक अलग इंडेक्स जो है उसमें कुछ और फैक्टरिंग कर दीजिए। 73 बताइए। 73 जापान, इंडिया है। लिखिए इसके विषय में, इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस एंड नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशियन रिसर्च is set to host the 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting. Antarctic Treaty Consultative Meeting and the 26th meeting of the Committee for Environmental Protection CEP26 in कोच्चि। कोच्चि कहाँ है? कोच्चि केरला। कोचीन के बारे में कुछ और बताइए।
सबसे ज्यादा कोकोनट कहाँ होता है इंडिया में? लक्षद्वीप। हाँ, तो जितना बार पूछेंगे उतना बार गलती बताइएगा, मतलब ये सोच ठान के बैठे हुए हैं। तब याद आ गया। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन वही आता है। जैसे सबसे ज्यादा कार्डमम कहाँ होता है? तमिलनाडु। सिक्किम। कार्डमम हिल्स पे सब लोग चले जाएगा, वहां पे होता है सिक्किम में। पहाड़ है सर, क्या होता है? टाइप कीजिए तो कहीं गूगल पे कार्डमम सिक्किम, बस इतना ही टाइप कीजिए। अब क्या पूछे? दो पूछे, दो का दो जो है। हाँ, ये तो वही हो गया। हाँ है, सिक्किम है। तब आप बोल रहे हैं पहाड़ है, वहां क्या होगा सर? केरला कहाँ बताया? टी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? टी बोर्ड कहाँ है? टी बोर्ड कहाँ है? हाँ, टी बोर्ड कहाँ है? हाँ हाँ, आसाम में। टाइप कीजिए तो देखिए तो कहाँ है टी बोर्ड? कोलकाता में है क्या? कहाँ है टी बोर्ड? हाँ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता बोलो। है कोलकाता। तब फिर ये सब जो है ना, ये सब क्वेश्चन अगर छूटेगा और गलत हुआ तो क्या बोर्ड थोड़ी शिफ्ट करें? हाँ, तो कोलकाता में अक्सर लोग कंफ्यूज करके उधर चले जाएंगे, दार्जिलिंग में, आसाम में। ऑप्शन से नहीं बनेगा। हाँ यार, कहाँ से? मतलब इस तरह के क्वेश्चन छूटेंगे, गलत होंगे, यू डोंट हैव टू ब्लेम टू। हाँ, तो वही हाल हो गया कि इंटरव्यू में पूछा एक से कि भाई क्या तुम ही बताओ, क्या तुमसे पूछे? तो कहा कि सर जो मन वो पूछ लीजिए। फिर कहा कि फिर भी कोई बताओ। तो कहा कि सर एक किताब है गिलबर्ट की, वो मंगवा दीजिए लाइब्रेरी से, वो हमको पूरा याद है। तो गिलबर्ट की किताब मंगाई गई। उसमें से बोला क्या कि भाई बताओ इसमें से क्या पूछे? तो कहा कि सर एक क्वेश्चन टिक किया कि सर ये वाला छोड़ के जो मन है वो पूछ लीजिए। फिर दूसरा पूछे, बोला सर एक ये पहले वाला, ये दोनों को छोड़ के। फिर एक और पूछा, तो बोला कि सर एक ये और वो दोनों को छोड़ के जो है। फिर चौथा जब पूछा तो कहा कि सर आप तो एकदम अंतर्यामी, आपको वही मालूम है जो हमको नहीं मालूम। तो सिक्किम का कार्डमम से कोई है कि नहीं रिलेशन? तो सर है, वही नाम से है कार्डमम, लार्जेस्ट समथिंग कार्डमम। सर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर का बात करो तो केरल है, सेकंड में कर्नाटक है। सिक्किम है कि नहीं? सिक्किम सर वो कुछ स्पेशल। हाँ, वही स्पेशल की हम बात बोल रहे हैं कि नॉर्मली सिक्किम दिमाग में नहीं जाएगा, ये हम कह रहे हैं। और सिक्किम, हाँ वही लार्ज कार्डमम जिसको कहते हैं, हम लार्ज कार्डमम की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखे आप लोग? पास भी नहीं है सर, पूरा साउथ ही रहेगा सर, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। स्पाइसेस है लेकिन उसमें सिक्किम जो हम बोल रहे हैं, हाँ बड़ा वाला, वही बड़ी इलायची, उसी के बारे में बोल रहे हैं। तो क्या लिखे आप लोग? नॉर्मली जो कार्डमम हिल्स है उससे कंफ्यूज लोग करता है, ये अक्सर काफी फेमस क्वेश्चन है, इसी वजह से हम बोले। जैसे कि नारियल के केस में केरला और लक्षद्वीप उसमें आ जाता है, नॉर्मल दिमाग बनाएगी नहीं, केरला केरला केरला। जैसे रबर में कोट्टायम आपका है, केरला। रबर बोर्ड कहाँ है? ऐसे ही कॉफी बोर्ड कहाँ है? हाँ, टी बोर्ड जो है चिकमंगलुरु में है। वही मैसूर रोड जो आपका कहाँ, ये लिखे हम वहाँ रहे हुए हैं, मेरे बगल घर के ही बगल में ना, जैसे नगर में वो था, इसलिए वो कॉफी बोर्ड जो है। तो क्या लिखे आप लोग? कॉफी नहीं पसंद, हमको पसंद, हाँ हमको चाय पसंद है, उसमें भी लेमन टी जो है वही ज्यादा।
दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। क्या ये लिखे, तो इसमें इंडिया में ये जो है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 75। वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेड? काठमांडू। क्या है ये फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो जो है टूरिज्म कॉन्फ्रेंस जो है ये आपका नेपाल में ये हुआ। चलिए नेक्स्ट है आपका 80। ये हो गया। अकॉर्डिंग टू ओईसीडी, ओईसीडी क्या है? ओईसीडी का फुल फॉर्म, ओईसीडी 6.7 वो हम नहीं पूछ रहे, ओईसीडी क्या है वो तो हम समझ ही नहीं कि 6 पॉइंट रिपोर्ट देता है, जैसे कि मतलब है वो तो ठीक है। ओईसीडी क्या है लिखिए इसके बारे में, ओईसीडी के बारे में आप लोगों को ढूंढना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। देखिए ओईसीडीज इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट OECD Economic Outlook report has published on May 2, 2 मई को 2024, raised India's growth rate to 6.6%. The OECD joins other institutions in revising India's growth prospects. The report attributes India's accelerated growth to increased public investment and business confidence. It emphasizes the need for the जरूरत, need for the government, क्या हंसी आ रही है बताइए, government to address revenue growth, spending efficiency and fiscal rules. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसमें 6.6% इसने जो है ये दिया। क्या हंसी आ रही है, कुछ और सुनना है क्या? 88 बनाइए, 88 तो बना दीजिएगा आसानी से। भाई पढ़े नहीं तो कैसे नहीं बना? सर उस वक्त तो पढ़ लिए थे ना सर। बिहार possesses almost 95% pyrites resources of India। सही है गलत है? पाइराइट्स कहाँ, यही रोहतास आपका जो है। डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट्स आर फाउंड इन मुंगेर एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट। यूरेनियम डिपॉजिट इज फाउंड इन गया, ठीक है। अब ये तो ये
कौन सा? मोर देन 1 डी लिखिए। बिहार is the principal holder of countries pyrite resources of India। 90, 92, 95 थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, नेक्स्ट। बॉक्साइड इज mainly found in Munger and Rohtas district। ठीक है, यूरेनियम डिपॉजिट इज फाउंड इन गया। ये भी स्टेटमेंट सही है। इस तरह से आपका डी जो है मोर देन ए वन ऑफ द एबव, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका 93 है। अब ये जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, या आपका इकोनॉमिक से भी संबंधित आप कह सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पंचायत समिति इन बिहार आर कितने हैं? कंफर्म? रटा हुआ है। लिखिए एट प्रेजेंट 8058 8058 ग्राम पंचायत 533 8058 ग्राम पंचायत and 533 पंचायत समितिस and 38 जिला परिषद are functional in the state। बनने वाला है, वो विचाराधीन है, जब बन जाएगा तो उसको नोट कर लीजिएगा। 94 on which day as political sufferers day celebrated in बिहार, क्या है बताइए तो? हाँ, लिखिए ऑन अगस्त 10th, लिखिए ऑन अगस्त 10 1929 द पीपल ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट, क्या हो गया, छूट गया क्या तुम्हारा? छूट गया क्या? यही तो लिखना है, ऑन अगस्त 10 अगस्त 1929 पीपल ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट held a protest meeting to observe political sufferers day। A meeting was held in गुलजार बाग। देखें आप लोग कहाँ हैं? यस सर, 3 साल पढ़ाई किया गुलजार बाग में। कॉलेज ऑफ कॉमर्स तो गुलजार बाग और कॉलेज ऑफ कॉमर्स पास में ही है। 500 मीटर। 500 मीटर, गुड। गुलजार बाग पटना
अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाइन्टी 95 बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। और हिंदी कौन सा होगा? बंग बंधु, बिहार बंधु, बिहार बंधु और हाँ, बिहार बंधु जो है सबसे और सबसे पहला दैनिक, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हिंदी न्यूज़पेपर दैनिक पूछ रहा है कि नहीं, कई साप्ताहिक था। तो जब आप लोग लिस्ट बनाइए तो इस तरह से बनाइए कि हिंदी दैनिक पहला कौन सा था, डेली न्यूज़पेपर, हिंदी वीकली कौन सा था, सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन था, और इंग्लिश में कौन था, और उर्दू में कौन था, कौमी तंजीम। कौन सा न्यूज़पेपर केवल जो है मतलब हैंड रिटन आता था, इंडिया लेवल पर बता रहा है, हैदराबाद से पब्लिश होता था कि लखनऊ से होता था, हिंट आप लोगों को दे दी। ये सब जीके बेस्ड क्वेश्चन है, ये जरूर 1-2-4 क्वेश्चन रहेंगे और ये मिस नहीं करना चाहिए। जो न्यूज़पेपर है हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या है, बिहार हेराल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है 96। 96 कहाँ गया? दूसरी बात कि कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट लोग जो है ना जो स्टार्ट किए थे उस पे भी ध्यान रखिएगा, या उनका जो कुछ फेमस बुक है। हाँ 96 बनाइए, कम से कम बिहार बेस तो जरूर ही आप लोग को याद होना चाहिए। 96 Which of the following matters are dealt by Panchayat Administration of Bihar? Drinking water, fisheries, family welfare, PDS। क्या होगा आंसर? सब है, सब है आंसर। 97 बताइए। Which of the following institution audits the funds of panchayats in Bihar? जानते थे ये कि तुक्का लगा? क्या कहां से करेगा? पंचायत है। चलिए लिखिए, डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल, यही यूपीएससी के जरिए जो लोग जाते हैं, एजी ऑफिस जो होता है, ऑडिट एंड अकाउंट जनरल, बहुत अच्छी सर्विसेज वो भी मानी जाती है। हाँ तो नहीं तो ड्रीम था का क्या मतलब होता है? हाँ अभी उसको दीजिए एग्जाम, यहाँ भी बीपीएससी के तहत भी हुआ था। हाँ। नहीं तो इसमें कि जैसे कि ग्रुप ए सर्विसेज में आ जाएंगे तो जल्दी तो पहुंच जाइएगा। डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल लोकल फंड, local fund has been authorized, हाँ local fund audit authorized and dealt with the audit of accounts of PRI मतलब पंचायती राज institutions and ULB urban local bodies of Bihar through entrustment and state governments। ये आप लोगों को पीआरआई बताए भी थे तो उसमें भी बताए थे कि ऑडिट में जो है ये काफी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं।
तो ये हो गया आपका 97, फिर उसके बाद से आपका है 100 में। बिहार विभूति किसको कहते हैं? ये सब ध्यान रखिएगा। $98, $99, $100. The Bihar Student Credit Card Scheme launched by the government of Bihar is meant for, इसके लिए है। 12वीं पास पे मिल जाता है क्रेडिट कार्ड, बताइए। ग्रेजुएट्स को कोई आइडिया है? 12वीं पास में, हाँ सही है 12वीं पास। तो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप लोग? तो हम तो डाउट में डालेंगे, हम तो पूछेंगे क्रॉस क्वेश्चन की। हम गलत नहीं बोले, हम पूछे कि 12 पास को क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, हम तो यही पूछे। हम कहाँ बोले सही गलत, हम तो कुछ जजमेंटल। तो आप अपने ऊपर डाउट करने लगे। अब ठीक है, तो जब आंसर जब लगाए तब क्यों इतना कंफ्यूज हो रहा है? डाउट में ही आंसर लगाया, तो चलिए वहां नहीं तो यहाँ सही हो जाएगा। नॉर्मली एग्जाम में अगर इस तरह के 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, जब नहीं मालूम होता है ए, उसको भी लगा देंगे और इसको भी, कोई एक तो सही हो जाएगा या हाँ, कोई बहुत ज्यादा रिस्क टेकर है वो दोनों लगा देगा। नहीं होता है, जैसे कि मिलता जुलता अगर 2 तरह का क्वेश्चन है, जैसे कि इंडिया का रियल जीडीपी कितना है ग्रोथ, एक ओईसीडी कितना कह रहा है, एक एस्टिमेटेड कितना है, इस तरह से तो एक जगह 6.5 लगा देंगे, एक 6.7, कोई तो सही होगा। लिखिए, अंडर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जितने गवर्नमेंट स्कीम है इनका आप लोग लिस्ट बनाइए, कई बार हम कहे हुए हैं, और वो केवल नजर से गुजरता रहेगा तो याद रहेगा। अंडर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, ए लोन ऑफ अप टू 4 लाख रुपीज, हाँ, should be provided by the state government to the poor 12th pass students of Bihar, a state for getting higher education. ठीक है, 101 क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है और इसको आसानी से बना जाइएगा आप लोग। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो देम such powers as may be necessary to enable them to function as units of self government. This provision is mentioned in किसमें? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 40 क्या कर रहे हैं आप? आर्टिकल, ये जो क्वेश्चन है उसको बताइए। हाँ, तो डीपीएसपी जो है उसमें आपका ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है यही कहा जा रहा है। लिख लीजिए इसके विषय में भी, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमको भरोसा है भूल जाइएगा, रहेगा तो। कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ all the DPSP from articles 36 to 50.
चलिए नेक्स्ट 102 इसके बारे में बताइए। 102 338 कहाँ पूछ रहा है? हम 102 पूछ रहे हैं। The Commissioner of Linguistic Minorities submits his annual reports and other reports to whom? The President को ये करते हैं। लिखिए, on the recommendation of a State Reorganization Commission, (1956) 1956, the 7th constitutional amendment was enacted, in which Article 350 capital A and capital B छूट गया क्या तुम्हारा? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें आर्टिकल 350 कैपिटल ए एंड आर्टिकल 350 कैपिटल बी वाज इंसर्टेड। और ये क्या था? एसआरसी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956। इसी के रिकमेंडेशन पे 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है आपका एक्ट जो है इंसर्टेड हो गया। वेयर एज आर्टिकल 350B talks about the special officer for linguistic minorities as known as Commissioner for Linguistic Minorities is called the Special Officer for Linguistic Minorities. The special officer is responsible for sending the annual reports to the President of India. Through the Ministry of Minorities Affairs. Through the Ministries of Minorities Affairs. They मतलब कौन? They can send other reports to the President. फुल स्टॉप। समझिए इस चीज को। ये क्या कह रहा है कि एक एसआरसी जो बना आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 which has recommended for 7th constitutional amendment and subsequently article 350A and B was inserted in the constitution, which empowers that there shall be a special officer who shall send the reports regarding linguistic minorities affairs
डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। यही पूरी कहानी जो है। चलिए नेक्स्ट 103, यही अब बता रहे थे। हाँ, क्या है ये? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? 338। ठीक है, इसके विषय में और कुछ जानना है? मालूम है क्या? आप कुछ बताइए ना। हम तो बताए थे, मैंने क्या, आप क्या जानना है वो बताइए। और बताइए, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल का मतलब लिखने के डर से बोल देना हो तो वो अलग बात है, तो हम सही में नहीं लिख पाएंगे। एक्सेप्ट जो रियल चीज उसको कीजिए, लेकिन इसको आप नोट कीजिएगा तो ज्यादा जो है वो बेहतर होगा। चलो नहीं लिख पाते हैं इसको, लेकिन उसके लिए घुमा के कहने की क्या जरूरत है? 104 बताइए। हमको मालूम है नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी ना उसको बता देंगे फिर से, कोई बहुत ज्यादा उसको इश्यू नहीं है। 104 ये बताइए। हाँ ये बताए भी है। फिफ्थ शेड्यूल जो है 105 क्या तमिलनाडु? पहले क्वेश्चन तो देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव नो और नेग्लिजिबल ट्राइबल एरिया? हाँ, इन चारों आउट ऑफ द ऑप्शंस में झारखंड तो है ही है, एमपी में होता ही है, उड़ीसा है ही। हाँ, तो तमिलनाडु उसमें 106 नंबर बनाइए। 106 नंबर 106 बन जाना चाहिए, नहीं बन रहा है तो फिर मुश्किल है। A money bill can be introduced in the legislative council. गलत है। The legislative assembly and legislative council both have same powers with regard to a money bill. Contradict कर रहा है दोनों, गलत होगा। 107वां बताइए, ये बताए हुए कई बार। ये है क्या? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। हाँ बताइए। ये सर ऑल है। 43B article included a new DPSP on promotion of 43B 19(1)C फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया, और ये आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल। ये सब याद होना चाहिए भाई। तब ये क्वेश्चन जो है 1 2 3 ये सब सोचने वाला है ही नहीं है, देखे रिएक्ट किए आंसर लगे। 108 बताइए। 108 ये सब इतना बार प्रैक्टिस कीजिएगा तब जाके एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा। सर ये सी है, दोनों गलत है। क्या है पहले? 100 सॉरी एक सेकेंड। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज ओनली क्लासिकल लैंग्वेजेस, ये सही है? गलत है? गलत है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी ट्राइबल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल, ये सही है? गलत है? तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड आर इनकरेक्ट। 109 है। Which of these are constitutional provisions with regard to minorities? बताइए तो इसको, ये गलत नहीं होना चाहिए, बनाइए इसको। डी में 1 2 3 मतलब तीनों सही है। Freedom of minority managed educational institutions from discrimination in matter of receiving aid from the state, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है। Right of any section of citizens to conserve its distinct language, script or culture, this is the right statement. Provision for facilities for instruction in mother tongue at primary stage, तीनों सही है। 1 2 and 3 कोई डाउट ही नहीं है इसमें।
110. Consider the following about half an hour discussions in Lok Sabha. No prior notice is required for raising matters. The speaker is bound to admit matters raised, दिखाई दे रहा है आपको, raised by members that seek to revise the policy of the government. बनाइए 110. क्या है? लिखिए इसके बारे में पहले. A member wishing to raise a matter shall give notice. आप कह रहे थे नहीं देना पड़ेगा नोटिस. Shall give notice in writing. मतलब लिख के, हाँ, to the सेक्रेटरी जनरल. ऐसे नहीं कि बोल दिए कि सर हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. सेक्रेटरी जनरल 3 days in advance of the day on which the matter is desired to be raised, and shall shortly specify the point or points that he wishes to raise. Provided that the notice shall be accompanied by an explanatory note stating the reasons for raising discussion on the matter in question. ठीक है. दूसरा स्टेटमेंट लिखिए. The speaker is not obliged to admit the motion. इसमें क्या पूछा जा रहा है? The speaker is bound to admit matters raised by members that seek to revise the policy of the government. ठीक है. अब इसमें क्या लिखना है? The speaker is not obliged to admit the motion if it focuses on changing an existing government policy. Since it no half an hour discussion motions are passed by the House, and thus they are admitted entirely on request of the member. Request of the member. ठीक है. यहीं पे आप लोग का ये क्वेश्चन जो है ये खत्म होता है. कोई और क्वेश्चन इससे संबंधित?
पेपर बहुत इजी था ये, है ना, लेकिन इसको बनाने का यही तरीका है कि इसको बार बार आप लोग एक्सप्लेन करके और जो चैप्टर्स ये हैं, जैसे कि ये आपका 8 शेड्यूल आ गया, या लैंग्वेज आ गया, या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आ गया, अब लगे या तो आपको फंडामेंटल राइट्स का जो आपका ये पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। इस तरह से जब आप लोग कीजिएगा तब आप लोग का प्रिपरेशन जो है बेहतर हो। चलिए।